प्यारे बच्चों, मैंने आपको लेक्चर 3 में बहुत सारी चीज़ों को बताया था और इस लॉकडाउन में आपको अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है और सेल्फ स्टडी भी करते जाना है। जो भी मैं लेक्चर 4 में आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो लास्ट क्लास मैंने बताया था चार्जेज बॉडी में कितने तरह का होता है, तो मैंने आपको बताया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बॉडी में 3 तरह का चार्ज होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैंने आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा मैंने डिस्कस कल भी किया था लास्ट क्लास, और अब मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी पार्ट बचा हुआ है अभी मैं बताने जा रहा हूँ। सो यू सी योर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार्ज कहाँ होता है? या तो लेंथ में होता है, या एरिया में होता है, या वॉल्यूम में होता है, क्योंकि बॉडी 3 तरह का होता है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक लेंथ है, रॉड है, ये इसका लेंथ कितना है? L है। इस पे चार्ज कितना है? देखो Q। इस पे चार्ज प्लस चार्ज में दिखा दिया हूँ, ये Q चार्ज है, इसका लेंथ ये है। तो चार्ज यहाँ किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसी का नाम क्या दिया गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसका सिंबल क्या है? लैम्डा। यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब हुआ चार्ज व लेंथ। इसका चार्ज इस रॉड पे कितना है? Q। लेंथ कितना है? L। तो चार्ज व लेंथ इसी को कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? चार्ज का होगा कूलम और लेंथ का होगा मीटर, इसलिए कूलम पर मीटर इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। If the charge is uniformly distributed over the surface of your body, ये बॉडी है, इसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे चार्ज कितना है? Q। इस पे चार्ज Q है, इस सरफेस एरिया इसका कितना है? A। तो मैंने यहाँ लिख दिया लेट Q be the charge uniformly distributed over the surface area A, then सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय, सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे सिंबलाइज करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा मतलब हुआ चार्ज बाय क्या? एरिया। कितना चार्ज है इस बॉडी पे? Q। इसका एरिया कितना है? A। चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको Q बाय A, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? चार्ज के लिए कूलम, एरिया के लिए मीटर का स्क्वायर, यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग यूनिट देख करके चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको बोल सकते हो तुम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें क्या है इसको देख लीजिए। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ योर बॉडी, यदि बॉडी के वॉल्यूम में चार्ज एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी का नाम दिया गया इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए एक बॉडी है, इसका वॉल्यूम कितना माना हूं? V, और इसके वॉल्यूम में कितना चार्ज है? Q। ठीक है, तो लेट Q विद द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, है ना। देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहां हम लोग रो से दिखाते हैं, और यहां हम लोग किससे दिखाते थे? सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और वहां हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी को किस सिंबल से दिखाते थे? लैम्डा से। तो चलते हैं यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं। तो किसको कहते हैं? चार्ज बाय क्या? वॉल्यूम, जिसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी Q बाय V। तो ये है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और पर यूनिट जो वॉल्यूम में चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। Q बाय V, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या हुआ? कूलम, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, इसलिए कूलम पर मीटर क्यूब। सो दिस इज सम मोर अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस इन ए कंटिन्यूअस बॉडी। अब चलते आपको अभी जो मैंने आपको बताया था, कुछ जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब मैंने मास वगैरह नहीं डिस्कस किया था, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैंने वो सब आपको लिख दिया है। मास ऑफ प्रोटॉन, इसको MP, P मैंने प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन MP हो गया 1.672 × 10⁻⁻27 kg।
दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन n मैंने क्या हुआ, न्यूट्रॉन का मास 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, मैंने क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ कितना, -31 kg। तो तीनों का मास हम लोगों ने देख लिया। और अभी मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग दोनों का सेम है, बट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देख लीजिए, हाँ -31 है या -27 है ना, तो इससे इसका मास इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है। चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अभी, फंडामेंटल क्वेश्चन है। इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इलेक्ट्रॉन जब बॉडी को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है। तो क्या करता है, चार्ज के साथ साथ मास का भी ट्रांसफर होता है क्या, है ना। तो उसी को मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तो चार्ज ओनली नहीं जाता है, उसका मास भी चला जाता है। क्यों, मास को क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सो वी हैव सीन हियर मास, इलेक्ट्रॉन हैज मास एज वेल एज क्या, चार्ज, हेंस मास एंड चार्जेस बोथ आर ट्रांसफर, दोनों ट्रांसफर होता है। नॉट ओनली चार्जेस आर ट्रांसफर्ड, मास आल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब जो भी मैंने आपको बताया उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी मैं बताने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैट के लिए। एक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है, इसको अच्छा से समझना है, और जब कभी आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमको पूछ सकते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। क्या ये कहना चाहता है ये लॉ, मैं यहाँ समझा देता हूँ। दो चार्जेज है, एक चार्ज प्लस Q1 है, एक चार्ज क्या है बॉडी में -Q2 है। बताइए, अनलाइक चार्ज है ना, ये प्लस और ये क्या है, माइनस है। तो ये अनलाइक चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज बोथ आर अनलाइक चार्जेस, वन चार्ज इज पॉजिटिव अनदर चार्ज इज नेगेटिव, सो दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना। और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, r। तो देखिए, ये चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए फोर्स ऑन 1/2, 1 पे यानी Q1 पे 2 के द्वारा इधर फोर्स लग रहा है। F21 मीन्स हुआ फोर्स ऑन 2/1, है ना। तो अब ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो क्या है देखते हैं। कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ध्यान रखिए, कूलम्ब्स लॉ जो एप्लीकेबल है 2 पॉइंट चार्ज के लिए है, मतलब बॉडी में ज्यादा चार्ज, बड़ा बड़ा चार्ज है तो वहां कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सो कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द 2 पॉइंट चार्जेस। दो छोटे छोटे चार्ज होना चाहिए, वहीं कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो ये क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज है, उसके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड मैं ले रहा हूं, क्योंकि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस। दो चार्ज के मैग्नीट्यूड, देखिए मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं, तो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होता है, इसलिए F प्रोपोर्शनल टू Q1 का मॉड इंटू -Q2 का मॉड। और दूसरा क्या कहता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1 बाय क्या, r का स्क्वायर, यानी F प्रोपोर्शनल टू हुआ Q1 का मॉड इंटू Q2 का मॉड, एंड F प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्या, r का स्क्वायर। ऑन कंबाइनिंग दिस टू वी हैव, जब दोनों को कंबाइन करोगे ना तो फिर क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 का मॉड इंटू -Q2 का मॉड बाय क्या, r का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय क्या, r स्क्वायर। K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट,
इन SI सिस्टम के का वैल्यू क्या होता है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ के। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ये होता है जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट आप शायद समझे नहीं होंगे, वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, वेयर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम। इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों चार्ज हो सकता है कि या तो किसी मीडियम में हो, या एयर में हो, या फ्री स्पेस में हो। लेकिन अभी जो हम लोग जो लेके चल रहे हैं कूलम्ब्स लॉ में, वो दोनों चार्ज कहाँ मान रहे हैं कि एयर में है, या फ्री स्पेस में है, या क्या है, वैक्यूम में है। तब कूलम्ब्स लॉ क्या यहाँ आ जाता है, उसको देखिए। कूलम्ब्स लॉ आता है, thus from Coulomb's law, if both the charges are in free space or air or vacuum, तब कूलम्ब्स लॉ कहता है F बराबर K का वैल्यू मैंने बताया था 1/4 पाई कितना एप्सिलॉन नॉट है ना, Q1 Q2 by क्या R स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड के रूप में ये होगा। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। यहां मैंने लिख दिया है व्हेन बोथ द चार्जेस आर इन क्या एयर और क्या फ्री स्पेस, तब ये फार्मूला आ गया। अब देखिए यहां जो एप्सिलॉन नॉट आ गया वो क्या होता है, मैंने आपको बताया है। एप्सिलॉन नॉट हुआ क्या, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम और क्या एयर। अब उसका वैल्यू हम लोग देखते हैं एस 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को क्या माने थे के बराबर, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इतना होता है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट चल जाएगा ऊपर, और ये 9 × 10⁹ है वो नीचे चला आएगा, ये आ गया नीचे, ये चल गया ऊपर, ये इसका वैल्यू ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे यही आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻² -12, और न्यूटन चूंकि नीचे चला जाएगा तो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और नीचे ये चला जाएगा तो यहाँ माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना आ गया जो आप बॉक्स में देख रहे हैं। इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये है ना। अब चलते हैं हम लोग। If 2 point charges are in a medium other than air or free space, हो सकता है कि दोनों चार्ज एयर मीडियम में नहीं हो, एयर में नहीं हो, एयर छोड़ के किसी मीडियम में चार्ज हो दोनों, तो फिर वहां कौन सा फोर्स काम करेगा उसी को मैं बताने जा रहा हूं। तो वही मैंने लिखा, इन ए मीडियम अदर देन, छोड़ करके किसको, एयर और फ्री स्पेस, देन FM मतलब फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इन मीडियम 1/ कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ नॉट नहीं लिखेंगे, क्यों, इसलिए कि दोनों चार्ज अभी मीडियम में आ गया, फ्री स्पेस में नहीं है, वैक्यूम में नहीं है, एयर में नहीं है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट सिंबल हट जाएगा। अब ये मीडियम के लिए होगा। मीडियम में क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि दोनों चार्ज वाटर में हो सकता है, या दोनों चार्ज मैका में हो सकता है, दोनों चार्ज मेरा ग्लास मीडियम में हो सकता है, इसलिए उसकी जगह एप्सिलॉन नॉट न दे करके हम लोग यहाँ एप्सिलॉन देते हैं। FM = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by क्या R स्क्वायर। याद रखिएगा, जब दोनों चार्ज आपका मीडियम में हो तो उसका ये फार्मूला चलेगा, जब दोनों चार्ज एयर मीडियम में हो तो उसका ये फार्मूला चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। वेन एप्सिलॉन बराबर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मीडियम का विद्युतीय तीव्रता क्या होगा ये एप्सिलॉन से पता चलेगा। अब ये दोनों में एक रिलेशन लाना चाहते हैं। अब आगे देखिए, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन R और रिलेटिव R हो गया, R मींस रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इसी का दूसरा नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको किससे दिखाते हैं, कैसे, सो इट इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, इट इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिसको एप्सिलॉन से दिखाते हैं, एंड टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ क्या फ्री स्पेस, जिसको किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। सो दैट इज एप्सिलॉन R, यहाँ देखिए एप्सिलॉन R, या इसी को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर एप्सिलॉन बाय क्या
एप्सिलॉन नॉट, यही दोनों का रेशियो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब इसको चलते हैं, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखो, या एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये दोनों मैंने बॉक्स में आपको दिखा दिया है, इसको याद रखिएगा और फिर हम लोग आपसे बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। जो भी डाउट है आप हमसे बात करते रहिए।